पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन साइकिल महिलाओं की एक नेचुरल बॉडी प्रोसेस, लेकिन हम में से अमूमन लोग पीरियड्स को एक गलत या गंदी चीज मानते हैं। एक नेचुरल प्रोसेस जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं, वह टैबू कैसे बन जाती है, उसके बारे में बात करने से लोग हिचकते क्यों हैं? क्यों पीरियड्स को केवल वही नहीं माना जाता जो वो है? शायद इसलिए क्योंकि वो महिलाओं से जुड़े हैं, उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़े हैं। खैर, आप सोच रहे होंगे आज हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं। वजह एक बेहद डरा देने वाली खबर। दरअसल महाराष्ट्र के थाने जिले के रहने वाले एक 30 साल के व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बहन की हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि लड़की के कपड़ों पर पीरियड ब्लड के निशान थे। भाई को ने देखकर बहन के फिजिकल रिलेशनशिप का शक हो गया था। इसी शक के आधार पर उसने अपनी बहन की हत्या कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़की को पीरियड्स के बारे में नहीं पता था। उसे नहीं पता था कि ये उसके पहले पीरियड्स हैं, इसलिए जब हत्यारे ने उससे शक के बिना पर सवाल किया तो वह जवाब नहीं दे पाई। ये झकझोर देने वाली घटना उस निर्मम समाज का चेहरा दिखाती है जहां महिलाओं से जुड़ी नेचुरल चीजों को समझने के बजाय सब अपने अपने हिसाब से ढाल लेते हैं। ऐसा ना हो और हम इस बेसिक सी चीज के सही मायने समझ पाए, इसलिए पीरियड से जुड़ी कुछ जरूरी बातें आपको बताई जाती हूँ। पीरियड से मेंस्ट्रुएशन साइकिल महिलाओं में होने वाली वो नेचुरल प्रोसेस है जिसके दौरान यूट्रस में मौजूद ब्लड और अन्य टिश्यूज वजाइना के थ्रू बाहर आते हैं। ऐसा महीने में अमूमन एक बार होता है। ये होता क्यों है? जब फीमेल बॉडी खुद को एक पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए तैयार करती है तब कुछ हार्मोनल बदलाव शरीर में होते हैं जिनकी वजह से यूट्रस में फर्टिलाइज्ड एग्स को संभालने के लिए एक यूट्रिन लाइनिंग बनने लगती है। फिर आती है ओव्यूलेशन की बारी। ओव्यूलेशन के दौरान ओवरीज या अंडाशय एग्स रिलीज करती हैं। ये एग्स जाकर यूट्रिन लाइनिंग से जुड़ जाते हैं। जब स्पर्म के अभाव में वो एग्स फर्टिलाइज नहीं हो पाते तो ये लाइनिंग टूट जाती है और ब्लड के रूप में शरीर से बाहर आती है और इन्हीं को पीरियड्स कहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का महिलाओं से जुड़ा खास प्रोग्राम जनाना रिपब्लिक। मेरे साथ हैं इंडिया टुडे की एग्जीक्यूटिव एडिटर और मेरी को होस्ट प्रीति चौधरी। प्रीति, बहुत बहुत स्वागत है जनाना रिपब्लिक में एक बार फिर से आपका। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे थाने की उस डरा देने वाली घटना की जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया। जानेंगे कि मेंस्ट्रुएशन एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन कितनी जरूरी है। फिर चलेंगे रेस्टलेस प्रोटेस्ट पर, जानेंगे उससे जुड़े सभी अपडेट्स। शुरुआत पहले मुद्दे से। प्रीति, जिस तरह की घटना थाने से सामने आई, जैसे एक 30 वर्षीय भाई ने अपने नाबालिग बहन को इसलिए मार दिया क्योंकि उसे शक था कि जो पीरियड स्टेन्स उसके कपड़ों पर हैं वो ये दिखा रहे हैं कि वो किसी फिजिकल रिलेशनशिप में, उसको इस बात का शक हुआ और उसने उसे टॉर्चर किया, उसे टोंग से जलाया और फिर जब हॉस्पिटल लेके गए उसकी मौत हो गई। ये बेहद डरा देने वाली घटना है, लेकिन ये अकेली ऐसी घटना नहीं। कई बार इस तरह के केसेस सामने आते हैं जहां वही जो मेंस्ट्रुएशन एक पूरा टैबू है, लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। क्या कहेंगी जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं? हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या जिस तरह से हम चीजें सोचते आ रहे हैं कि हम महिलाओं के लिए काम करेंगे, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए काम करेंगे, कैसी चीजें हो रही हैं जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं? दिवांशी, ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि हम एक जगह फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं इंडिया में रह रहे हैं और एक भारत भी है और इसके बीच में इतना ज़्यादा गैप है। और ये जो मेंस्ट्रुएशन, सेक्स एजुकेशन, ये सारी चीज़ें उसमें बिल्कुल बैठ जाती हैं। क्योंकि अगर आप मैं ये बताती हूँ, मैंने न्यूज़पेपर खोला था उस दिन। कर्नाटका का बहुत अभी चुनाव है तो बहुत सारा पॉलिटिकल न्यूज़ था, तो जैसे मैं पढ़ रही थी, पर आई थिंक मेरी और हम बहुत लोगों की डायरेक्ट गेज सिर्फ एक खबर पे गई जो नीचे थी, दैट ब्रदर किल्स सिस्टर, एंड देन व्हेन यू रेड इट आपको समझ में आया कि क्यों मारा भाई, क्योंकि उस लड़की के क्लोथ्स के ऊपर ब्लड स्टेन्स थे। शी वाज आई थिंक 13 या 12 ईयर्स, 12 साल की लड़की थी। ब्लड स्टेन्स थे और उसको लगा कि शी इज सेक्सुअली एक्टिव और ये उसके स्टेन्स हैं एंड नॉट मेंस्ट्रुएशन। 12, 13, 11 साल, 14 साल, मतलब ये यूजुअली उम्र रहती है व्हेन गर्ल्स कम ऑफ एज इन टर्म्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जब मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है। और इसमें आप ये देखिए कि इतना ग्रेव है कि उस लड़की को नहीं पता था कि वो मेंस्ट्रुएशन में रीच कर गई है। मुझे, क्योंकि इतनी भी एजुकेशन जिस स्कूल में वो जान रही थी
जो सोसाइटी में वो रह रही थी, मतलब आई डोंट थिंक उसके पेरेंट्स थे, वो अपने भाई और उनकी जो वाइफ है उनके साथ रह रही थी। किसी ने इस छोटी सी बच्ची को ये भी नहीं बताया कि ये एक बॉडीली फंक्शन है और इस उम्र में ये होता है, उसको खुद ही नहीं पता था। तो वो क्या बताती, किसको क्या बताती, उसको खुद ही नहीं समझ में आ रहा होगा कि उसके साथ क्या बीत रहा है। तो पहले अगर हम एक तरफ से सोचते हैं कि सेक्स एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन मिलनी चाहिए, स्पेशली अगर ये जो भाई है इसके लिए, अब वो बेचारी बच्ची को भी तो कुछ तो होना चाहिए आपके स्कूल में। हम सब स्कूल में गए हैं, जब हम 3rd 4th या 5th स्टैंडर्ड में थे, एक बार या 2-3 बार एक मतलब एनजीओ से या कोई आता था या आपकी टीचर्स ही आपको बताती थी कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये आपके साथ होगा और ये बेसिकली इसका मतलब ये होता है और आपके साथ ये हो सकता है और आपको इससे कोई शर्म करने की जरूरत नहीं है, ये एक नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अब जब हम सबको ये बताया जाता है, पर तभी भी इसके साथ कितनी शर्म जुड़ी होती है। Stigma, आप बात yes. नहीं कर सकते, क्योंकि जब ये, और मुझे एक चीज समझ नहीं आती थी उस वक्त जब मैं छोटी थी और जब हमारे स्कूल में ये पूरा सेशन हुआ, उसमें बॉयज इंक्लूडेड नहीं थे। तो आपने उसी वक्त सिर्फ आपने ये गर्ल्स की क्लास ली और हम सबको मतलब सैनिटरी पैड्स भी दिए गए उसके बाद कि ये सैनिटरी पैड होता है, अगर आपका पीरियड्स आए आपको ये ऐसे यूज करना है। अब तब तो चलिए खी हंसते वसते आप लोग जैसे बच्चे होते हैं आप लोग निकल गए, पर जो सबसे बड़ी बात अब मैं सोचती हूँ, उस क्लास में लड़के क्यों नहीं इंक्लूडेड थे? क्योंकि अगर मेरे जो सहपाठी थे, जो मेरे क्लास में लड़के थे, अगर इंक्लूड होते तो ये एजुकेशन उनको लिए ज्यादा जरूरी थी। क्योंकि ये तो चलिए हमारे साथ होता है, पर उनको भी तो समझना चाहिए कि ये एक नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये कोई शर्म की चीज नहीं है। आप जब मेन को एक्सक्लूड कर देते हो, आप इसको एक शर्म की चीज बना देते हो उसी समय आप उसको ये शर्म के, ये एक शर्मनाक बात है। इसीलिए अगर आप जाते हैं अभी भी केमिस्ट के पास, अभी भी जाते हैं, तो आपको वो न्यूज़पेपर और एक काला बैग में डाल के देता है सैनिटरी नैपकिन, क्योंकि इसके साथ जो इतना शेम अटैच्ड है कि आप सैनिटरी नैपकिन दिखा भी नहीं सकते कि भाई मैंने खरीदा है क्योंकि मेरे पीरियड आ रहे हैं। जैसे आप सर दर्द की गोली खरीदते हैं, मेरा सर दर्द हो रहा है, तो वो आपको ओवर द काउंटर आराम से मिल जाती है, पर इसको बड़े आराम से बड़े कोने में ले जाकर न्यूज़पेपर में पहले रैप किया जाएगा, फिर एक काले लिफाफे में डाला जाएगा। अभी प्रीति में और सबको ये पता चल जाता है कि है तो वही, पर ये छुपा हुआ है। वो कैसे छुपा रह सकता है जब वो इतना स्पेसिफिक आप कर देते हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अभी मैंने प्रैक्टिस शुरू की है कि जब भी मैं सैनिटरी पैड्स खरीदने जाती हूँ और जो केमिस्ट हैं या जो भी शॉपकीपर हैं वो रैप करने की उसको, तो आई से नो, आई टेक इट लाइक दैट। बिल्कुल। तो प्रॉबेबली हम ये छोटी छोटी चीजें करके ये जो पूरा स्टिग्मा है, हम बात भी कर रहे हैं इसके बारे में और ये तमाम लोग इस चीज को देख रहे हैं। आई थिंक ये छोटी छोटे वो तरीके हैं जो शर्म अटैच्ड है पीरियड्स को लेकर, उसको तोड़ने के लिए। ये तो हमने बात की पीरियड एजुकेशन की, जो बचपन में आपने एग्जाम्पल भी बताया। दूसरी चीज आ जाती है, इसका एक थोड़ा सा और होलसम वर्जन ले लीजिए, सेक्स एजुकेशन हो गई। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी कि सेक्स के प्रति हम सहज क्यों नहीं हो पा रहे हैं, सेक्सुअलिटी के प्रति हम सहज क्यों नहीं हो पा रहे हैं, और क्या ऐसा हम कर सकते हैं जिससे ये चीजें थोड़ी इजी गोइंग बन जाएं? क्योंकि ये सभी नेचुरल प्रोसेस है, जैसा पीरियड्स है, जैसे मेंस्ट्रुएशन है। जो भी दिक्कतें आती हैं सेक्सुअल हेल्थ के लिए, वो एड्रेस करना इतना मुश्किल हो जाता है कि आपको खुद लगता है, अगेन शेम अटैच टू इट, क्योंकि ये चीज आप बोल नहीं पाते हो, इसको वर्बलाइज नहीं कर पाते हो। आप जैसे अपने मदर को भी बोल सकते हो कि आज मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा सर दर्द हो रहा है या मेरा पेट दर्द हो रहा है या मुझे बुखार है। हाँ, पर आप नहीं बोल सकते कि चलिए सेक्सुअल हेल्थ में मुझे ये प्रॉब्लम है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगी, बहुत सारी विलेजेस में जब आप जैसे नॉर्मल कवरेज के लिए जाती हो, तभी भी आपको देखा जाएगा, अगर आप वहाँ पर जो नॉर्मल सेंटर्स होते हैं, मेडिकल सेंटर्स होते हैं, उसमें जो लोकल डॉक्टर होती हैं, वो अगर आप उनसे बात करो, वो बताएंगी इतना शेम होता है ना कि इवन ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, पैप स्मेयर, ये सारी जो चीजें होती हैं समझ नहीं आती हैं बहुत लोगों को कि पैप स्मेयर क्यों कराना चाहिए, मतलब सर्विक्स क्यों चेक करना चाहिए आपको। वो मुझे बता रही थी, इतनी बार अभी थोड़ी वो हुई है कि उनको बार बार बताना, सेंसिटाइज करना पड़ा कि आपको अपना ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करना है खुद,
कि आपको देखना पड़ेगा कि वहां उसमें लंप है कि नहीं वो। और मैंने देखा है बहुत, मतलब शेम इसके ऊपर। रूरल में तो होता है, पर हमारे यहाँ कितना होता है, आपको हमारे यहाँ कितना होता है आप नहीं बात कर सकते हो। और इसीलिए जब आप देखोगे सेक्सुअल हेल्थ के लिए यूजुअली आप डॉक्टर, जो नॉर्मल बोनाफाइड डॉक्टर हैं जो बैठते हैं हॉस्पिटल में, आप उनके नहीं जाओगे। वो जो छोटे छोटे खोपचे में वो होता है ना ऊपर सेक्स से कुछ रिलेटेड, वो आप वहां चले जाओगे क्योंकि शेम अटैच्ड है। और ना ही सिर्फ ये रूरल एरिया में, हालांकि ये अर्बन रूरल सब जगह है, सब जगह है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति, आपने इस मुद्दे पर अपने विचार रखे। अब हम बढ़ते हैं आज के दूसरे मुद्दे की तरफ। जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन को 20 दिन गुजर चुके हैं। मामले में WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान दर्ज हो गया है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी की जांच के लिए महिला DCP की निगरानी में 10 सदस्यों की विशेष जांच टीम यानी कि SIT का गठन किया है और ये बयान SIT ने ही दर्ज किया। शुक्रवार को पहलवानों की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई भी हुई। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने पहलवानों की मांग के अनुसार अब तक की पूरी जांच रिपोर्ट का स्टेटस भी कोर्ट में दाखिल कर दिया। दरअसल 2 दिन पहले पहलवानों की याचिका पर अदालत ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। पहलवानों ने याचिका में कहा था कि शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, जानबूझकर देरी की जा रही है। इसके अलावा इस मामले से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण अपडेट है NHRC का नोटिस। यौन उत्पीड़न यानी पॉश कानूनों के प्रावधानों का पालन ना करने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को एक नोटिस जारी किया है। प्रीति, जो NHRC ने नोटिस जारी किया है कि इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ही नहीं है जो कि अनिवार्य है, और जिसके बारे में मुझे याद है हमने सबसे पहली बार जब रेसलर्स प्रोटेस्ट की बात की थी जनवरी में, तो हमने इस चीज के बारे में डिस्कशन किया था कि इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होना कितना जरूरी है। और जब इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आती हैं, उसमें वही चीज उजागर होती है। क्या कहेंगी आप इसमें? मतलब इतने सारे लूप होल्स हैं ना देवांशी, अगर मैं कहाँ से शुरू करूँ। चलिए, इंटरनल कमेटी नहीं है आपकी जिसमें महिलाएं दर्ज कर पाएं कि उनके साथ क्या हुआ, महिलाएं या मेन जो भी जाके उनको अप्रोच कर पाएं, दर्ज कर पाएं उनकी कंप्लेन। मैं लेटेस्ट आपको बताती हूँ इसमें, मतलब हैरान करने वाली बात है। चलिए, जो पुलिस ने इस पे FIR कर दी, एक केस पॉक्सो के अंदर भी है। हमको अभी तक समझ में नहीं आया, अगर पॉक्सो में केस है तो ओनस होता है अक्यूज पर, उसका मतलब होता है इमीडिएट अरेस्ट। अभी तक ब्रिजभूषण को अरेस्ट नहीं किया गया, छोड़िए अरेस्ट, उनको अभी तक समन ही नहीं किया गया कि आप प्रोब ज्वाइन करें, तो वो वहीं पर ही बैठे हुए हैं जहां पर है। दूसरी बात, आपने ये जो पूरी गठन किया है इस कमेटी का, SIT का, और 7 लड़कियों ने जिन्होंने अक्यूज किया है ब्रिजभूषण शरण को सेक्सुअल हरासमेंट के लिए, उन सबके बयान दर्ज हुए हैं। उनमें से एक नाबालिग भी है। आपको पता है कि ये 7 की 7 लड़कियों के जो बयान दर्ज हुए हैं वो आपने मैजिस्ट्रेट के सामने दर्ज नहीं कराए, आपने सेक्शन 161 ऑफ IPC के साथ कराए हैं। क्यों कराए हैं ऐसा, मुझे नहीं समझ में आ रहा। और इसमें मैं एक चीज बता दूं कितना जरूरी है ये बयान मैजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराना अंडर 164, क्योंकि ये कोर्ट में तभी दर्ज होंगे ये बयान अगर ये मैजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हुए हैं। अगर मैजिस्ट्रेट के सामने ये दर्ज नहीं है और ये वैसे ही आपने दर्ज कर दिया तो कोर्ट में इनकी कोई स्टैंडिंग ही नहीं है, तो आपने ये क्यों बयान लिए हैं जी। तो इतने सारे इसमें लूप होल्स हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है अभी तक। अब वही, और जिस तरह से पहलवानों ने कहा भी कि 21 मई तक अगर सरकार कुछ नहीं करती है, अगर गिरफ्तारी नहीं होती है, तो ये एक बड़ा आंदोलन बन सकता है। हम इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जाएंगे। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ होगा? जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे लूप होल्स हैं, लेकिन फिर भी अगर पहलवानों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए, उन पर इस वक्त क्या गुजर रही है या क्या चीजें उनके मन में चल रही हैं, व्हाट डू यू थिंक, क्या वो हो सकता है, क्या वो बड़ा डिसीजन हो सकता है जिसके बारे में पहलवानों ने बात की? देखिए, अभी तक क्या हो रहा है ना, एक पूरा आप कहते हैं प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है टू डिस्क्रेडिट द रेसलर्स, कि आप उनको बिल्कुल डिफेम कर दो। और वो हर जगह से हो रहा है। एक पूरा बोल रहा है, एक धड़ बोल रहा है कि देखिए आप तो टुकड़े टुकड़े गैंग के हो गए, आपने अपना पोडियम अब ऑपोजिशन पार्टीज को कर दिया है, तो अब तो ये प्रोटेस्ट पॉलिटिकल हो गया है क्योंकि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बाकी बहुत सारी अदर ऑपोजिशन पार्टीज आपसे जुड़ गई हैं। और एक ये भी कह रहा है कि देखिए ये तो जो फार्म प्रोटेस्ट था, जो किसानों का प्रोटेस्ट था, वही लोग फिर से इनके साथ जुड़ गए हैं।
बहुत सारे कि ये सब, इसीलिए ये हरियाणा लॉबी है वर्सेस उत्तर प्रदेश लॉबी। ये तक कहा जा रहा है कि इनमें से बहुत सारे हैं जिनका करियर खत्म हो गया है, तो ये बस मतलब अपना करियर को थोड़ा लास्ट बिट में अपना निकालना चाह रहे हैं खुन्नस। तो बहुत कुछ कहा जा रहा है। चलिए, आप हर चीज की जांच करिए। और मुझे यही लगता है कि कितना अब 17 दिन, अब 20 दिन से ज्यादा हो गए हैं कि हमारे रेसलर्स, ये ओलंपियंस हैं, ये वही लोग हैं जिनके लिए हम ताली बजाते हैं जब ये पोडियम पे एक तिरंगे में लिपटे हुए होते हैं। ये वही लोग हैं जो आज जंतर मंतर इस गर्मी में बैठे हुए हैं 20 दिन के ऊपर, रात और दिन। उनको क्या चाहिए? आप चलिए मान भी लीजिए कि मतलब एक जो पूरा सेक्शन है जो फील करता है कि ये सही नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है, हम मान लेते हैं ये प्रोपेगेंडा है। पर प्रोपेगेंडा को साफ करने के लिए आप अभी तो नहीं कर सकते ना प्रोपेगेंडा है, जांच तो करिए। और वो जांच आपकी हो ही नहीं रही है एज पर प्रोटोकॉल एंड कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि अगर आप देखें, मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है, एफआईआर दर्ज हुई, कैसे दर्ज हुई आपको भी पता है, सुप्रीम कोर्ट की फटकार से दर्ज हुई, और अब उस एफआईआर पे कुछ एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है जो मेन अक्यूज्ड है। और इनमें से एक लड़की पॉक्सो है, मतलब इन टर्म्स ऑफ नाबालिग है। आपने उसको अरेस्ट ही नहीं किया है, अरेस्ट तो छोड़िए, आपने उसको समन ही नहीं किया है कि वो आके प्रोब ज्वाइन करे। तो कैसे कोई विश्वास कर ले कि आप ना निष्पक्ष हैं? कैसे कोई मतलब मान ले कि आप जिस भी धारा से आप सोच रहे हैं, आप बिल्कुल फेयरनेस के उससे सोच रहे हैं? वो तो बचता ही नहीं, जिस तरह की अपडेट्स लगातार, और ऐसा लग रहा है कि ये सब नम हो गए, क्योंकि जो अमूमन होता है कि थोड़े दिन करेंगे और फिर भुला दिया जाएगा। अगेन वही पूरी सोच, ये जो तमाम लोग इससे जुड़ रहे हैं और उसको डिस्क्रेडिट करने की, जैसा आपने कहा, कोशिश कर रहे हैं, उनकी सोच मुझे तो लगता है यही है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति कि आपने इस मुद्दे पर भी अपने विचार रखे। हम अगले हफ्ते अपने दर्शकों से फिर रूबरू होंगे महिलाओं से जुड़े कुछ ज़रूरी मुद्दों के साथ। तब तक आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति एक बार फिर से। थैंक यू।